हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ये सवाल हैं कि सर स्पोर्ट कोटा में कितनी सीटें होती हैं, किनको किनको मिलेगा एडमिशन, है ना। तो स्पोर्ट कोटा में सीटें फिक्स होती हैं, है ना। साथ साथ पेड सीट सर कितनी होती हैं, फ़ीस कितना होगा, तो मैं आज उस पर भी डिस्कशन कर लूँगा कि पेड सीट कितना % बढ़ती है और साथ साथ उसका फ़ीस भी कितना होता है, कितना बढ़ता है। फ़ीस भी नॉर्मल जो आपका रेगुलर फ़ीस है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ठीक है, तो दूसरा इशू ये है, मतलब कि दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये भी है कि जो बच्चे फॉरेनर हैं, मतलब NRI हैं, उनके लिए भी यहाँ सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, फिर जो बच्चे ICAR के थ्रू आते हैं उनके लिए भी यहाँ सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो कितनी कितनी रिजर्व हैं और कैसे कैसे होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। और एक तो वो है कि जो बच्चे एम्प्लॉय कोटा से आते हैं उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। ठीक, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कहते हैं ना। पहली बात तो पेड सीट की बात करते हैं। बहुत आप कई बार पूछ चुके हैं सर पेड सीट बीचों में पेड सीट कैसे होती है। देखो, पेड सीट जो होती है वो 15% होती है। ठीक है, 15%। मतलब मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर किसी कोर्स में, ठीक है, मान लो LLB का कोर्स है, BLLB का कोर्स है, ठीक है, BA का है, MA का है, MSc का है, जो भी है, तो मान लो मैं मान के चलता हूँ एक कोई कोर्स है, मान लो ये BA का है एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसमें 300 सीटें हैं। तो देखो अब इसका 15% बढ़ जाएगा। 15% कितना हो गया, ये 10 और 15 45 सीट। ठीक है, ये 45 सीट बढ़ गई। अब टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई, 345। ये देखो टोटल। ठीक है, लेकिन बच्चों इन 45 सीटों के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा इसको देखो। इस 45 सीटों के लिए अगर हम लोग बात करें रेगुलर सीट जो होती है ना, रेगुलर सीट मतलब जिसको हम लोग रेगुलर सीट कहते हैं, अगर मान लो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लो अगर इसकी 3,000 रुपये है फीस, ठीक, तो उस केस में इसका जो फीस होता है मैंने मिनिमम देखा है 10,000 रुपये, है ना। मिनिमम 10,000 से लेकर 45,000 तक है। ठीक है, 10,000 से लेकर 45,000 तक है, इतना पेड सीट का फीस इतनी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो शास्त्रीय प्रोग्राम है ना, जो आचार्य वाले प्रोग्राम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अब आप अपना अपना चेक कर लेंगे, है ना, इतना बताना बहुत बड़ा हो जाएगा। BHU ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ से UT या PG के, अगर आप बैचलर के हैं तो उस वाला वो बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, और अगर आप क्या है कि PG से हैं तो उस PG वाला बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कोर्स के लिए आपको फ़ीस कितनी देनी। तो मिनिमम 10 से 45 तक है। ठीक है, तो आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए इतना पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पेड सीट के विषय में आप जानकारी हो गई, क्लियर है। स्पोर्ट कोटा की बात करें, है ना, स्पोर्ट कोटा में ये भी बच्चों आपके लिए 15% सीटें होती हैं ना। इसमें भी अलग अलग, जैसे साइंस का है, कॉमर्स का है ना, आर्ट्स का है, AG का है, तो उसमें सब में 15% सीटें बढ़ती हैं। लेकिन कहाँ सीटें नहीं बढ़ती स्पोर्ट कोटा में, जो स्पेशल है ना, स्पेशल कोर्सेस हैं उनमें ये नहीं बढ़ता है ना। स्पोर्ट कोटा को कोई नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में BLLB ले लो, BLLB में कोई है नहीं, है ना, BLLB होगी तो इसमें नहीं है। ठीक, तो यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं ना स्पोर्ट कोटा में। तो आप कैसे पता चले कि सर हमारा स्पेशल कोर्स है, तो उसके लिए वही बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है। बुलेटिन में जाकर अपना कोर्स देखो, उसमें लिखा रहेगा ये स्पेशल है या नॉर्मल है तो आपको मिलेगा, है ना। बाकी उसमें दिया भी है ना, ये लॉ वाले में नहीं है, लॉ वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक, यहाँ स्पोर्ट कोटा को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, ये तीसरी बात। दूसरा बात समझ में आया, स्पोर्ट कोटा किसके लिए है। ठीक, फिर भी आप अपने सांत्वना के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप वहाँ से पोर्टल से डाउनलोड करके उसको देखो। ठीक है, क्लियर बात नहीं, ठीक है, क्लियर होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया सर एम्प्लॉय कोटा, तीसरा एम्प्लॉय है ना। अब एम्प्लॉय कोटा क्या है सर, एम्प्लॉय कोटा में ये भी 15% सीटें बढ़ती हैं। अब बच्चे जो बच्चे मान लो किसी प्यून का है, मान लो बहुत सारे यहाँ पोस्ट है ना, BHU में तो बहुत सारे C और D ग्रेड के पोस्ट है, उसमें किसी भी कर्मचारी का बच्चा है तो उन बच्चों के लिए 15% सीट अलग से होती है। यही एग्जाम्पल यहाँ लो, मान लो किसी कोर्स में 400 सीटें हैं, तो उस 400 सीटों का 15% कितना हो जाएगा भाई, ये 40 हो गया, और 20 60 सीटें। तो इस 60 सीटों में
अब क्या होगा, ये लगेगा अब इनको ये इन 60 सीटों पर सिर्फ किनका एडमिशन होगा, ये एम्प्लॉय कोटा का, ठीक। तो जो बच्चे एम्प्लॉय वाले हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, ST से ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता है ना, क्लियर है। अगर एम्प्लॉय कोटा है फिर साथ साथ ST भी हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट, क्लियर। तो ये बात हो गई। तो ये एम्प्लॉय कोटा का बात समझ में आ गया कि ये 15% सीट इनको मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेनर्स, है ना। अब फॉरेनर्स जो हैं उनके लिए क्या सीट है, विदेशी लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं वो उनके लिए भी 15% सीटें हैं, जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी 15% सीटें हैं। अब देखो फॉरेनर्स जो NRI हैं, जो अपने यहाँ मतलब कोई उनके यहाँ अमेरिका में सब कुछ चलता है उनका बिजनेस वगैरह, बट कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं या यहाँ से कुछ करना चाहते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है यहाँ के जो मैंने बहुत फॉरेनर्स को पढ़ते देखा है, लेकिन उनको देखा शास्त्रीय प्रोग्राम में, है ना। बहुत बच्चे यहाँ, बहुत लोग वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो शास्त्रीय प्रोग्राम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। अब जब आपका एडमिशन होगा, आप सेंट्रल लाइब्रेरी जब जाएंगे तो आपको वो लोग दिखेंगे। शास्त्री वाले प्रोग्राम में मैंने बहुत देखा उनको, है ना। बाकी और प्रोग्राम मैंने LLB में तो ऐसा कभी नहीं देखा, या BA LLB में नहीं देखा। BA में देख सकते हैं कुछ, जैसे वायलिन वगैरह बजाना ये सब वो आते हैं सीखने, ठीक है। बाकी नॉर्मल कोर्सेज में उनको कभी नहीं देखा गया, ठीक है। तो ये 15% सीटें हैं उनके लिए। अगर इनको नहीं मिलेंगी तो किनको मिलेंगी भाई, जो बच्चे आप लोग को मिलेंगे ना। अगर जो सीटें बच जाती हैं फिर डिवाइडेशन हो जाता है, OBC, जनरल, SC ST इन्हीं लोगों को मिलता है अगर ये सीटें फुल नहीं होती, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, LLB BA LLB बच्चे उनके लिए फ़ायदा है, इनकी सीटें आपको ही मिलती हैं, ठीक है। चलो, तो ये पूरा 4 तरीके से डिवीज़न होता है सीटों का। बाकी जो सीटें हैं वो सबके लिए है ही हैं, उसमें OBC आरक्षण है, EWS आरक्षण है, साथ ही साथ ST SC आरक्षण है। बाकी जो सीटें बच जाती हैं वो किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, ये सब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, है ना, ठीक। तो इतनी बात आप समझकर अपने आप को रिलैक्स रखें जब तक आप कहीं ना कहीं एडमिशन पा जाएं। और एडमिशन नहीं पाते हैं तो उस केस में भी आप एक डिसीजन अच्छा ले पाएँ, है ना। ज़रूरी ये नहीं कि आपका एडमिशन हो, ठीक। हालांकि ये बात तो डिपेंड करती है कि वो एडमिशन प्रोसेस पर, रिजल्ट पर, है ना। बाकी परिश्रम तो आपने किया ही होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। लेकिन उस केस में जब एडमिशन नहीं हो रहा है तो अब आपको बहुत ज़रूरी बात होती है कि आपका डिसीजन, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर भी बनाना है। तो उस केस में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो थोड़ा कड़वा हो सकता है ना। तो उस केस में जब भी डिसीजन लें बहुत अच्छे से सोच समझ कर लें, क्योंकि 1 साल बर्बाद करना या 1 साल फिर से किसी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना, उसके लिए बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। अब 2 काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 2 काम हो सकता है कि आप कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लें किसी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में, लेकिन आपका जो अंदर से मन होना, जो खौलता मन होना चाहिए, वो फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन भी वहाँ से होता रहे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप तैयारी भी करते रहते हैं। बाय द वे आपका फिर से नहीं होता है तो उस केस में आप दूसरा वाला कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो यही होता है कि बार बार प्रयास करने से ही चीज़ें बदलती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में चीज़ें बदल जाएंगी तो आप बच्चों गलत हैं। हमेशा ध्यान रखना, असफल होंगे फिर से प्रयास करेंगे, फिर से असफल होंगे फिर से प्रयास करेंगे, और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक प्रयास करेंगे। अगर ये बात आपके मन में आ गई ना तो फिर 1 2 3, है ना, बस मैंने मैक्सिमम देखा 3 या 4, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट किसी भी मैं आपकी एम की बात कर रहा हूँ, है ना। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं। और जब भी दें पूरा मन से दें, 100% अटेम्प्ट दें ना। ये कहने का मतलब कि आप जब भी दें तो अपने तरीके से संतुष्ट रहें। आप अपने मन से ज़रूर पूछिए क्या मैंने CUET PG का एग्ज़ाम सही से दिया था, मेरी कमी कहाँ है, वो जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आपको जवाब आए कि नहीं आप सही दिए थे तो फिर वो आपके लिए संतुष्टि का होगा। अगर नहीं तो आपके लिए अदर जो चांसेस हैं PG के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आप अपना पूरा 100% दें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हाँ, हंसना हमेशा बरकरार रखें, है ना, मुस्कुराना जिसको इंटरनल बोलते हैं। बाकी तो ये रोना और हंसना ये परिस्थिति हमेशा हमको सिखाती रहती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, है ना, कर लें। इस बात के लिए आप तनिक भी संकोच नहीं करेंगे ना। दूसरा, जो बच्चे पुराने होंगे इसको लाइक और शेयर करना ज़रूर, है ना, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।